वेलकम टू किक स्टडी मटेरियल। मैं विशाल राय आपका वेलकम करता हूं, है ना, चैनल पे अपने। और आज है 17 जनवरी 2025। 17 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मैं इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कोई भी चीज को कि आपको ना बस वो चीज जो है समझ में आ जाए, सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास जो है बहुत लंबी नहीं रखेंगे, है ना, जल्दी से जल्दी क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेंगे उसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे है ना अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के ना डाउनलोड कर सकते हैं अपनी पीडीएफ को। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह को किसने प्रक्षेपण किया है। यानी स्पेस एक्स का जो रॉकेट है उसके द्वारा भारत का, देखिए कोई भी चीज पहली होती है ना तो वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो भारत का पहला निजी उपग्रह यानी प्राइवेट सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो समूह है इसको प्रक्षेपण किया है पिक्सल ने। अब पिक्सल क्या है अभी हम आपको बताएंगे, ये कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है जिसको प्रक्षेपित किया है किसने, पिक्सल ने। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अगर इसकी डिटेलिंग की बात करें यहाँ पर, तो डिटेल आपको इसलिए ध्यान रखना है कि आजकल कोई भी एग्जाम होता है ना तो उस एग्जाम्स के अंदर बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये कि ये ना गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है। नाम क्या है इसका, पिक्सल, आपको ध्यान रखना है। स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा, है ना, स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, किसकी है, एलन मस्क की, उसी उन्हीं की रॉकेट के द्वारा फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्यिक उपग्रह तारामंडल जो है प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया है। और स्पेस एक्स के किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो फाल्कन 9 रॉकेट को आपको ध्यान रखना है। फाल्कन 9 रॉकेट जो है ये रीयूजेबल रॉकेट है, ये स्पेस एक्स का रॉकेट है, इसी रॉकेट से किया गया है। और जो मिशन था उस मिशन का नाम आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टर 12 राइड शेयर मिशन। स्पेस एक्स के इसी मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो सिंगापुर ने अभी जो मानद नागरिक पुरस्कार है इससे सम्मानित किया है तरुण दास को। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है, तरुण दास। तरुण दास की अगर मैं बात करूं आपको तो ध्यान रखना है, ये सीआईआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। किसके, सीआईआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। और इन्हीं को अभी सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है मानद राष्ट्रीय पुरुष जो मानद नागरिक सम्मान है इससे सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको और ध्यान रखना है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, कि जो राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के वो कौन है। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है थरमन मुगरत्नम। ठीक है, ये अभी हाल ही में ना भारत की यात्रा पर आए। किसकी यात्रा पर, तो भारत की यात्रा पर आए हैं, है ना, कौन, तो राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया, नई दिल्ली में ही एक समारोह के दौरान जो है यह पुरस्कार इनको प्रदान किया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ये तरुण दास हैं ये सेकंड भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। आपके दिमाग में आएगा पहले कौन है, तो पहले भारतीय रतन टाटा हैं जिनको सिंगापुर के मानद नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो रतन टाटा पहले भारतीय हैं और दूसरे भारतीय कौन है, तरुण दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे ना अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पूमा इंडिया, आपने देखा होगा ट्रैक सूट, जूते आते हैं, ट्रैक सूट आते हैं, खेल के सामान आते हैं पूमा के। तो आपको ध्यान रखना, पूमा इंडिया जो है इसका भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक बैडमिंटन प्लेयर का आपको नाम ध्यान रखना है, कौन है वो, पीवी सिंधु। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है अभी जो पूमा की जो इंडिया की जो ब्रांच है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। अब यहाँ पे ना 3 और ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखने हैं। वेलनेस ब्रांड हुप्स की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन, पीवी सिंधु बनाई गई है। ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन जो ब्रांड है इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनाई गई है। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू नियंत्रण के लिए पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो घोषित किया है। पीवी सिंधु पूमा इंडिया की तो बनी ही है, साथ में ये 3 और ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखना है इन कंपनियों की कौन बनी है, तो अभी हाल ही में पीवी सिंधु बनी है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी, मवेशियों का त्योहार कनुमा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। देखिए, मवेशियों का त्योहार जैसे यानी कि जो गाय है, बकरी है, भैंस है, इनकी हम बात कर रहे हैं। एक फेस्टिवल है, नाम है कनुमा फेस्टिवल। ये अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में मनाया गया। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है।
अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, जो भी मवेशी होते हैं ना, इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। जो भी कृषि उपकरण है और साथ ही साथ जो भी मवेशी हैं, इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। और ये कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के तीसरे दिन ये जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ मनाया गया है, तेलंगाना में मनाया गया है। यहीं पे मैं अगर आपको याद दिलाऊं, तो आपको ध्यान रखना है, अभी केरल में क्या मनाया गया है, तो केरल में मकर विलक्कू मनाया गया था, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया था, और साथ ही किसका, पोंगल का नाम आपको ध्यान रखना है। असम में अभी हाल ही में माघ बिहू का आयोजन किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो जगदीप धनखड़ हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई, पुस्तक का नाम क्या है, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज। इसके लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। पहली चीज तो ये कि इसको लॉन्च किसने किया है, आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, लेखक तो पूछ ही सकता है, ये भी पूछ सकता है ना कि लॉन्च किसने किया है। तो आपको नाम याद रखना है जगदीप धनखड़ का, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए ये है क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के अगर उपराष्ट्रपति किसी बुक को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो अपने आप में वो पुस्तक क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इसके लेखक की बात करें, तो डॉक्टर के एस चौहान का नाम आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर के एस चौहान इस पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं, आपको ध्यान रखना है। ये आप बुक का कवर पेज देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए डॉक्टर के एस चौहान जो है ये बुक के ऑथर है। यहीं पे अगर मैं आपको एक और चीज याद दिलाऊं, तो हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, अमिताभ कांत की अभी हाल ही में पुस्तक जो है लॉन्च हुई थी G20 के ऊपर, है ना, तो ये याद भी रखना है आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है ना। पहली चीज तो ये कि उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है ये, और इसका आयोजन का मतलब इसका जो उद्घाटन किया है मोदी जी ने, वो किया है नवी मुंबई में। कहां पर, नवी मुंबई में। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये वही मंदिर का इमेज है जो इस्कॉन मंदिर है। नवी मुंबई के घर घर के अंदर इसको क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया, किसने किया है, मोदी जी ने किया है। 9 एकड़ में फैला हुआ है ये मंदिर आपका। 12 साल लगा इस मंदिर को बनने के लिए, और 170 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है इसमें। इंपॉर्टेंट ये है कि मंदिर का नाम क्या रखा गया है, तो श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। मंदिर का नाम क्या है, श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर, जो है इस मंदिर का नाम रखा गया है। इस मंदिर में जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस्कॉन के, है ना, जो संस्थापक हैं वो कौन हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस्कॉन के संस्थापक कौन हैं, तो इस्कॉन के संस्थापक हैं वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और वेदांत स्वामी प्रभुपाद का ही इसके अंदर क्या होने वाला है, एक स्मारक बनेगा। पहला ऐसा इस्कॉन मंदिर है जिसके अंदर इनके जो संस्थापक वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, इनका स्मारक होगा, ठीक है। पहला ऐसा इस्कॉन मंदिर है जिसके अंदर इनके संस्थापक का स्मारक होने वाला है, ठीक है। संस्थापक का नाम ध्यान रखिएगा, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, काशी तमिल संगमम 3.0 का शुभारंभ किसने किया है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, काशी तमिल संगमम 3.0। अब ये है क्या चीज, इसका शुभारंभ तो किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। काशी तमिल संगमम का ये तीसरा चरण है, 3.0 का मतलब क्या है, तीसरा चरण है। और ये भी ध्यान रखिएगा कब इसका शुभारंभ किया है, तो 15 जनवरी को इन्होंने इसका शुभारंभ किया है ना। थोड़ा डिटेल में चलते हैं, बात करें थोड़ी सी डिटेलिंग की, तो आपको ध्यान रखना है काशी तमिल संगमम 3.0 की बात करें, तो इसका शुभारंभ प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने किया। कहां पर किया है, नई दिल्ली में किया है। कब किया है, 15 जनवरी को। अब ध्यान रखिएगा, दो डेट है यहाँ पे। 15 जनवरी को धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया, शुभारंभ किया है। और साथ ही साथ केटीएस पोर्टल का भी शुभारंभ किया। केटीएस पोर्टल मतलब ये काशी, के से काशी, टी से तमिल, एस से संगमम, तो काशी तमिल संगमम, इसी को केटीएस पोर्टल के नाम से इसका जो है शुभारंभ किया है, एक पोर्टल का भी। इसका आयोजन कब होगा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, कि 15 से लेकर के 24 फरवरी तक वाराणसी में इसका आयोजन होगा। मेजबानी कौन करने वाला है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है, बीएचयू जो है वो इसकी मेजबानी करने वाली है। तो आयोजन ध्यान रखिएगा, आयोजन अलग और शुभारंभ अलग।
शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में किया है, लेकिन इसका आयोजन वाराणसी में होगा। कहां पर? वाराणसी में होगा, फरवरी में होगा। विषय क्या है? तो विषय आपको ध्यान रखना है, ऋषि जो अगस्त्य है, इन्हीं के ऊपर ये इसकी जो विषय है वो आधारित है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त्य के जो महत्वपूर्ण योगदान है उसी के ऊपर आधारित है। तो विषय में आपको नाम ध्यान रखना है ऋषि अगस्त्य का। उद्देश्य क्या है? तो तमिलनाडु और वाराणसी के बीच जो भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है उसी का जश्न मनाने के लिए ये काशी तमिल संगम जो है आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, आयोजन की बात करें तो वाराणसी में ही इसका पहले संस्करण का भी आयोजन किया गया था, है ना। दूसरे संस्करण का भी वाराणसी में किया गया था। पहली बार कब आयोजन किया गया था? 2022 में। दूसरी बार किया गया था 2023 में, और अब जो है तीसरी बार 2025 में किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर? तीनों बार वाराणसी में हुआ है। ठीक है, तो पहली बार 2022 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इसके निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने होगा, है ना, मैं नहीं, भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। इसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। अच्छा, ब्रह्मोस की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है? ये जो है रूस और भारत ने मिलकर के इस ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया है ना। साथ ही दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके पहले फिलीपींस को भारत ने इस मिसाइल का निर्यात किया है। फिलीपींस के साथ डील की है। फिलीपींस जो है पहला देश है, आपको ध्यान रखना है, जिसके साथ भारत ने क्या की है? डील की है। तो एक तो फिलीपींस के साथ सबसे पहले, है ना, और अब जो है ये इंडोनेशिया के साथ इसने डील की है। और ये जो इंडोनेशिया के साथ जो डील हुई है, कितने मिलियन डॉलर की डील है? तो आपको ध्यान रखना है 450 मिलियन डॉलर की जो है ये डील है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। हाल ही में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किसने किया है? पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस भवन का नाम क्या है? इंदिरा भवन। यानी कांग्रेस का जो नया मुख्यालय है ना, इसका नाम याद रखिएगा, इंदिरा भवन इस मुख्यालय का नाम रखा गया है। और उद्घाटन किया है सोनिया गांधी जी ने। इसने किया है सोनिया गांधी जी ने। ये आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी जी रिबन काट रही हैं, बगल में हमारे पप्पू जी हैं, मतलब राहुल गांधी हैं, और यहाँ पे जो खड़गे हैं अध्यक्ष, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? सोनिया गांधी का नाम इन्होंने। अब मजे की बात एक मैं आपको बताऊं, इस मुख्यालय को ये जो बनाया गया है ना, ये मुख्यालय मालूम है आपको? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। जो बीजेपी का जो मुख्यालय है ना, बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है, जस्ट उससे 500 मीटर की दूरी पर, कितने? 500 मीटर की दूरी पर इस कांग्रेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसीर, आईएनएस सूरत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी 2025 की डेट। 15 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया था? 15 जनवरी को मनाया गया था भारतीय सेना दिवस, है ना, जिसे थल सेना दिवस के नाम से जानते हैं हम लोग। तो 15 जनवरी को इन तीनों ही जो जहाज हैं इनको क्या किया गया? शामिल किया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे इन तीनों जहाज के बारे में। साथ ही इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है कि कौन से प्रोजेक्ट के तहत इन जहाजों का निर्माण किया गया है, उस प्रोजेक्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं बहुत ही अच्छे से एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट 15A। प्रोजेक्ट 15A के तहत आपको ध्यान रखना है 3 जहाज बनाए गए। क्रम भी याद रखना है आपको। आपको एकदम सीरियल से याद रखना है कि पहली जहाज कौन सी थी, फिर उसके बाद दूसरी जहाज कौन थी, फिर तीसरी जहाज, क्योंकि इन सब के जहाज के निर्माण में ना अंतर है टाइम पीरियड का। ठीक है, तो जो सबसे पहला जहाज था वो था प्रोजेक्ट 15A के तहत कोलकाता, दूसरा कोच्चि, और तीसरा जो है आईएनएस चेन्नई। तो ये तीनों जहाज जो है बनकर के तैयार हो गए हैं, शामिल हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B की बात करूं मैं, तो इसमें 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज, ये ध्यान रखना है आपको, ये डिस्ट्रॉयर यानी एकदम विध्वंसक हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है ये जो जहाज बनाए गए 4 कौन कौन से? आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मार्मुगोवा, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है कि आईएनएस सूरत अभी शामिल हुआ है। अब आईएनएस सूरत शामिल हुआ है तो आपको क्या ध्यान रखना है, कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे जहाज की बात करें तो
दूसरा जहाज हमारा कौन सा है, वो है हमारा आईएनएस वागसीर। तो आईएनएस वागसीर जो है ये अंतिम और छठवां जहाज है जो अभी हाल ही में तैयार हुआ है, और ये जो जहाज है प्रोजेक्ट 75 के तहत। तो एक और प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट 75 का नाम। प्रोजेक्ट 75 जो है ये फ्रांस की सहायता से 2005 में शुरू किया गया था, और इसके अंदर जहाज नहीं पनडुब्बी का निर्माण किया गया। कितनी? 6 स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी, यानी सबमरीन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। कौन कौन सी पनडुब्बी है? तो पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी, दूसरी आईएनएस खंडेरी, तीसरी आईएनएस करेंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर, और लास्ट और अंतिम जो है वाइनस आईएनएस वागसीर है। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट 75 के तहत अंतिम, आपसे ये भी पूछ सकता है ना, प्रोजेक्ट 75 के तहत जो अंतिम हमारी जो सबमरीन है उसका नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना आईएनएस वागसीर। वहीं पे एक और नया प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट 17A। ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 17A क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसके तहत ना कुल 7 जहाज बनाए जाएंगे। कौन से? 7 जहाज बनाए जाएंगे। 4 जहाज जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? मझगांव डॉकयार्ड से बिल्डर्स मुंबई के द्वारा। और 3 जहाज जो है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर कोलकाता के द्वारा जो है ये बनाया जाएगा। और पहला जहाज जो अभी बन करके जो अभी शामिल हो रहा है, आईएनएस नीलगिरी जिसका हमने नाम रखा है, वो है पहला जहाज। तो इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, है ना, कि प्रोजेक्ट 17A के तहत जो पहला जहाज है वो आईएनएस नीलगिरी है। कुल 7 जहाज बनाने हैं, अभी 6 और बनेंगे। अभी 6 जहाज और बनेंगे, वो जब बनते रहेंगे आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अभी पहला जो है आईएनएस नीलगिरी, आपको नाम ध्यान रखना है। और इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है फिलहाल मझगांव डॉक यार्ड शिप बिल्डर्स मुंबई द्वारा। इसके पहले जो आपने तीनों प्रोजेक्ट पढ़े हैं ना, मतलब अभी एक क्वेश्चन पे चलिए वापस, इन तीनों क्वेश्चन को देखिए। देखिए, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसीर और आईएनएस सूरत, इनका जो निर्माण है, का जो निर्माण है, अगर आपसे पूछे वो किसने किया है, तो फिलहाल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किया है जो मुंबई के अंदर मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स है। मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स, आपको ध्यान रखना है, मुंबई द्वारा इन तीनों का निर्माण किया गया है। याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे निर्माण पूछ सकता है, आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ सकता है किस प्रोजेक्ट के तहत, है ना, और आपसे इन जहाजों के नाम पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी के बारे में। समझ में आया? मैंने पूरी डिटेल में बता दिया है, ताकि अगर आप पीसीएस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, आरओ के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आपको कोई भी गलती ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओडिशा ने आपातकाल, आपातकाल यानी जो इमरजेंसी लगी थी ना, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, देखिए ये 1975 की बात है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और इन्हीं के टाइम पे ये आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो ये जो आपातकाल 1975 में लगी थी, इस दौरान जेल गए लोगों को कितने रुपए की मासिक पेंशन यानी मंथली पेंशन देने की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने किया है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 20,000 रुपए की। किसकी? 20,000 रुपए की मासिक जो पेंशन है, मंथली पेंशन जो है देने की घोषणा अभी ओडिशा ने किया है। और बात करें आपातकाल कब से कब लगा था, तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को लगा था। 25 जून डेट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। 2 नहीं 25 जून, क्या है? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक जो मीसा है, यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, डीआईआर यानी भारत रक्षा अधिनियम, डीआईएसआईआर यानी भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, इसके तहत जेल में जो बंद व्यक्ति थे उस टाइम पे, यानी जो कब से कब तक, तो ध्यान, 1975 से 1977 के बीच इन अधिनियमों के तहत जो लोग जेल में बंद थे, उन व्यक्तियों को क्या प्रदान किया जाएगा? ये जो पेंशन है ये प्रदान की जाएगी। आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? तो ओडिशा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, आपको याद है इसी टाइम पे लालू जी भी बंद थे, है ना, उन्होंने इतने गुस्से में मतलब कहा कि नहीं, मैं तो अपनी बेटी का नाम उन्होंने क्या रख दिया था? मीसा रख दिया। लालू जी ने मीसा के तहत वो जब आपातकाल के दौरान जब जेल में बंद हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसे कभी जीवन भर भूल नहीं सकता। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। ठीक है, इसी अधिनियम के नाम पे। अच्छा, इससे पहले क्या आपको पता है कि इसके पहले जो है 3 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ये पेंशन योजना शुरू की है। मतलब ये पेंशन योजना ओडिशा ने अब शुरू की है, इसके पहले 3 राज्यों ने ये पेंशन योजना जो है ना,
ये शुरू कर चुके हैं, मतलब वहां पे चल रही है ये योजना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है आपकी कि केंद्र सरकार ने 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को क्या हुआ था, आपातकाल लगा था, उसमें बहुत से लोगों के अधिकारों का हनन किया गया था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये कब मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये 16 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात करें तो 16 जनवरी 2016 को ना स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इसको 16 जनवरी को 2016 को शुरुआत हुई थी, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के तौर पर मनाते हैं। और पहली बार कब मनाया गया था तो ध्यान रखिएगा 2022 में इसकी मतलब पहली बार मनाया गया था। आप शुरुआत क्या ये लिख लीजिए, पहली बार। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। 10 जनवरी को अगर आपको याद हो तो क्या मनाया गया था, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। 15 जनवरी को भी क्या मनाया गया, भारतीय सेना दिवस। याद है, रिकॉल करवा दिया मैंने। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और वो हमारा क्वेश्चन ये था कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है कोलकाता है ना। बहुत से बच्चों ने आंसर एकदम सही बताए थे, लेकिन वर्ल्ड वाले आंसर में ना बच्चों ने गलती की थी। ज्यादातर बच्चों ने तो भाई आंसर दिया ही नहीं। मैंने आपसे जबकि पूछा था कि भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर तो बताना ही बताना है, साथ ही आपको ये भी बताना है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला यानी सबसे धीमा शहर यानी सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ पे लगता है वो भी मैंने पूछा था। तो आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड में कोलंबिया का एक शहर है बेरिंगविला। क्या है? बेरिंगविला। ये जो बेरिंगविला शहर है कौन सी जगह पर? कोलंबिया का है। ये कहाँ का? कोलंबिया का आपको ध्यान रखना है ना। कोलंबिया का बेरिंगविला जो शहर है ये आपका वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, यानी इस इंडेक्स में सबसे टॉप पर है। और आपको ध्यान रखना है कोलकाता जो है नंबर 1 पर है, किसमें? भारत में। तो भारत और वर्ल्ड दोनों आपसे पूछा था मैंने। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। मतलब नेक्स्ट आज के लिए जो आपके पास क्विज है वो क्या होने वाला है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बोर्ड का गठन पहली बार हुआ है, इसके अध्यक्ष पहली बार बने हैं, है ना। तो अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया ये बताना है, और साथ ही साथ इस हल्दी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो बताना है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ाया था और पीवाईक्यू भी मैंने आपको सॉल्व करवाए थे कि हल्दी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। याद आ रहा है कि हल्दी तने से मिलता है, कुरकुमा जो लौंगा है इसका वैज्ञानिक नेम है, साइंटिफिक नेम है, कुरक्यूमिन रसायन की वजह से इसका हल्दी का रंग जो होता है वो पीला होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, मैं बहुत अच्छे से बताया। तो आपको राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो शुभारंभ है किसने किया, अध्यक्ष कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये तीनों चीजें आपको बतानी है। ठीक है, हाँ। लाइक की बात करें तो लाइक का जो टारगेट है अभी भी मैंने 100 ही रखा है ना। अब वीडियोस पे मेरे 100 लाइक आने लगे हैं। और एक टीचर के लिए इससे ज्यादा मोटिवेशन वाली चीज क्या हो सकती है कि भाई उसको ना लोग पसंद कर रहे हैं, उसे लाइक मिल रहे हैं। ठीक है, और ये सब जो क्रेडिट जा रहा है भाई आप लोगों को जा रहा है ना, आप लोगों को वो पसंद आ रहा है, आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए थैंक यू सो मच मेरी तरफ से आप लोगों को। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा, है ना। सबके कमेंट में पढ़ता भी हूँ, पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। और एक और चीज, दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखना है, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया गया वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहां से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, है ना। कल फिर मिलते हैं।